तो अभी हम ल्यूसेंट का जो साइंस एंड टेक वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर बायोलॉजी है, हम उसको करेंगे। उसके अंदर चैप्टर वाइज मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो हम पूरे हिस्से को क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में बांट लेंगे, सो दैट कि उसे समझना और सॉल्व करना वाले ईजी हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो बस। तो सबसे पहला जो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो तो हम थोड़ा थोड़ा करके 5-5 10 करके अगली वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे। अभी जो है पहला चैप्टर जो है इसका सबसे पहला पार्ट जो है कि व्हाट इज़ लिविंग, ये वाला जो हिस्सा है हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज़ लिविंग वाला हिस्सा करते हैं। लिविंग मतलब कोई भी चीज़ जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, रेस्पिरेट कर सकती है, एक्सक्रीट कर सकती है चीज़ें, ज़्यादातर हम इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कोई ब्रॉड डेफिनेशन तो नहीं है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब सेल्स किसी के बढ़ते हैं, कम होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना, मास इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इंक्रीज होने से उसे हम ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब कहते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे को रिप्रोड्यूस करता है ताकि उस प्रोजेनी के थ्रू या उसकी ऑफस्प्रिंग के थ्रू वो अपने स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सके, अपनी लीनेज को आगे लेके जा सके। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जब लिविंग सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई भी लिविंग सर्वाइव करने के लिए रिएक्शन सकते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन बनाना, एंजाइम्स सीक्रेट करना, ये सब मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वो कराऊँगा, ठीक है। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम टच मी नॉट जैसे ट्रीज़ को या किसी प्लांट्स को टच करते हैं तो वो उस स्टिमुलाई, उस बाहर की चीज़ की वजह से रिएक्ट करता है और मूवमेंट शो करता है। इस तरीके की मूवमेंट को हम सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो बाहर की चीज़ों की वजह से होती है। क्या, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। कि अर्थ पे जो देखो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है इस अर्थ पे दो चीज़ों की वजह से होती है। वन इज़ फोटोसिंथेटिक एंड सेकंड इज़ कीमोसिंथेटिक। दोनों क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिक मीन्स फोटो, लाइट का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को सिंथेसाइज किया जाए, वो प्लांट्स करते हैं। दूसरा कीमो, केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाए, ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो जब लाइफ की शुरुआत हुई थी तब प्लांट्स नहीं थे, तो इसका मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने कहीं ना कहीं केमिकल्स का इस्तेमाल करके, चीज़ों का, सराउंडिंग का इस्तेमाल करके ही लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाए होंगे वो, ठीक है। तो केमिकल के प्रोसेस के थ्रू जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करी जाती है दैट इज़ नोन एज कीमोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। दुनिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उसको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो, एक सेकंड दीजिए मेरे को, मुझे ज़रा स्क्रीन साफ कर लो, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें तो लिनेस ने जो जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, किसने, लिनेस ने दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिनेस ने दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम के अंदर, लिनेस ने 2 किंगडम के अंदर बांटा था, प्लांट और एनिमिलिया के अंदर। तो लिनेस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के अंदर उसको 2 हिस्से में बांटा। अच्छा, जो भी हमारी चीज़ें ना हम उसको यहाँ पर 1 पेजर नोट्स में लिखते हुए चलते हैं ताकि हमें हमारे लिए ईजी रहे बाद में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। एक सेकंड दीजिए ज़रा,
कौन से चैप्टर कर रहे हैं, व्हाट इज़ लिविंग, चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले लिविंग की डेफिनेशन करी, दूसरा हमने सिस्मोनास्टिक मूवमेंट के बारे में जाना, तीसरा हमने अभी देखा कि उन्होंने लिनेयस ने 2 तरीके से ऑर्गेनिजम्स को बांटा, प्लांट्स और एनिमिलिया के अंदर। लिनेयस ने, किसने, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कर लिया हमने। एक हमने कीमोसिंथेसिस के बारे में जाना, सिंथेसिस के बारे में जाना। एक हमने, अब हम क्लासिफिकेशन, और इसमें हमने इतना ही करा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर हमने लिनेयस के बारे में जाना। लिनेयस ने क्या करा, ऑर्गेनिजम्स को 2 हिस्से में बांटा, 2 किंगडम्स के अंदर बांटा। लिनेयस को 2 किंगडम के अंदर बांटा, पहला प्लांटे, दूसरा एनिमेलिया। तो हमने देखा कि लिनेयस ने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम के अंदर बांटा, प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर, है ना। तो इसीलिए हम लिनेयस को सबसे पहले उन्होंने ही ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना चालू करा, इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। लिनेयस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो है 1969 के अंदर R.H. विटकर ने क्लासिफिकेशन करा ऑर्गेनिज्म को 5 स्पीशीज़ में, किसमें, 5 टैक्सोनॉमी, 5 सब डिवीज़न के अंदर। तो 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? अगर मैं शॉर्ट इसका निमोनिक्स बोलूँ तो MPF, MRF टायर है ना, MRF करके, तो MPF थोड़ा वैसे ही हो रहा है, मैच कर रहा है, तो MPF पा, मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई, प्लांटे एनिमेलिया, ठीक है। किसने? 1969 के अंदर R.H. विटेकर ने, ठीक है। द क्लासिफिकेशन, और इन्होंने किस हिसाब से क्लासीफाई किया? द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम, और कि उनके सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, उनके सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है।
इन सब चीज़ के हिसाब से आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। किसके हिसाब से कि प्लांट्स की बॉडी का डिज़ाइन क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इन सब चीज़ों पर। अब बात करते हैं सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा जो होते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो बहुत पुराने वाले हैं वो सब के सब मोनेरा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इनका बॉडी डिज़ाइन जो होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अभी मैंने तुम्हें बताया जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो पुराने वाले होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया भी इसी के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अब बैक्टीरिया की बात की जाए तो यहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रुप के बारे में बता रखा है कि आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये भी मोनेरा के अंदर ही आएगा। मोनेरा की बात करें अगर हम मोनेरा की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक है, जितने प्रोकैरियोटिक है वो और सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। क्या है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। वहीं मैं अगर बैक्टीरिया की कुछ चीज़ मतलब एक्सप्लेनेशन आपको दूँ, एक सेकंड लीजिए। ठीक है, बैक्टीरिया जो, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो लुईस पैस्चर, बैक्टीरिया के अंदर ही अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर लुईस पैस्चर ने जो है रेबीज़ वैक्सीनेशन की डिस्कवरेज की थी और साथ ही साथ पेस्चराइजेशन की भी डिस्कवरेज करी थी। एनाबीना और नोस्टक साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना और नोस्टक साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। निट्रोसोक भी इसी में मदद करता है। राइजोबियम भी एक तरीके का बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, रूट्स पे रहता है। रूट्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है और रूट्स उसको जगह देती हैं और साथ में उसको फूड भी प्रोवाइड करती हैं। वहीं अगर बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं उनमें अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पूरी बॉडी में हेयर्स जैसे सब्सटेंस है, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरिट्रिकस बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पूरी बॉडी पे हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हेयर लाइक सब्सटेंस को हम फ्लैजिला बोलते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं हमें हेयर लाइक सब्सटेंस देखने के लिए मिलते हैं, इन्हें हम पेरिट्रिकस बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अपने डीएनए के, जैसे अगर हम ह्यूमन्स या एनिमल्स की बात की जाए तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और वही क्रोमोसोम देखें तो वो गोल गोल क्रोमेटिन के अंदर होते हैं और वही क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन होते हैं। हिस्टोन मतलब ऐसे छोटे छोटे गोले टुकड़े होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके आसपास हमारे जीन जो है या डीएनए जो होता है कॉइल्ड हुआ होता है। तो ये हमारी बात है, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर हिस्टोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसी एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइस। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइस। ये एक बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट करता है, समझ में आ गया? ठीक है, क्या कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोनेरा के अंदर रहते हैं। मोनेरा का बॉडी डिजाइन सिंपल होता है। साथ में आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया का ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? ये मोनेरा वाले अंदर आता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की बात करूँ तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब ग्रीन है तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करता होगा, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको क्लोरोफिल की तो ज़रूरत है ही है। और बैक्टीरिया है तो यूनिसेल्युलर होगा, और बैक्टीरिया के अंदर कहीं ना कहीं फिलामेंटस, वही धागे जैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस ठीक है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की बात की, मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया की बात की है, तो बैक्टीरिया के अंदर हमें एक जो देखने के लिए मिलता है साइनोबैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो भाई साहब क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही होगा उसके अंदर। जब क्लोरोफिल है तो अपना खाना खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया है तो यूनिसेल्युलर होगा। ठीक है, बस इतना ही बहुत है, यूनिसेल्युलर होगा। साथ में एक चीज़ और कि मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही हमें देखने के लिए मिल जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉस्टॉक और एनाबेना, अभी मैंने आपको बताया था नॉस्टॉक और एनाबेना जो होता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइटस। हेट्रोसाइटस, हेट्रोसाइटस। तो एक चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं हम। एनाबेना एन क्या, अच्छा, नॉस्टॉक और एनाबेना। एनाबेना और नॉस्टॉक ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास जो होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। उस स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेट्रोसाइटस। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइटस। ठीक है, इसके बाद हो गया कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एक सेकंड में कोई बैक्टीरिया दिखा दीजिए, यहाँ पर मैंने कहीं बैक्टीरिया लिखा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, बैक्टीरिया के बारे में मैं यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया से जुड़ी हुई एक चीज़ कि लुईस पैस्चर ने बैक्टीरिया के से रिलेटेड उन्होंने जो है रेबीज़ वैक्सीन की खोज करी थी, और साथ ही साथ पैस्चराइजेशन भी उन्होंने खोज करा था। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको एनाबेना, नॉस्टॉक बता दी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो? सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया का जो है जिसके हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा की एक बात है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेता है। प्लाज्मिड की बात करूँ तो प्लाज्मिड जो होता है वो जो ये बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। गोल होते हैं प्लाज्मिड, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर गोल होते हैं, कुछ इस रिंग की शेप में होते हैं, रिंग के अंदर बीच में खाली साइड में होल, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है,
इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इनके पास अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं बैक्टीरिया के पास अपना क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इसके पास, ठीक है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये ज़्यादा प्रोकैरियोट में भी देखने के लिए मिलता है। यहीं पर अगर मैं बोलूँ तो एक होता है माइकोप्लाज्म, क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है दुनिया का। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल नहीं होती है इसके पास, ये हमने देख लिया। अभी तो हमने क्या देखा है, अभी हमने मोनेरा देखा, अब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। जितने भी सिंगल सेल, ध्यान रखना, सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो सब प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा मोनेरा, अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा। सबसे एक मेन बात इसकी है कि सबसे मेन बात क्या है इसके अंदर, कि जितने भी ऑल यूनिसेल्यूलर, ध्यान रखना, उसमें भी ऊपर वाले में मोनेरा के अंदर भी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्यूलर पहली बात तो प्रोकैरियोटिक कह सकता हूँ, पर यहाँ पर यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक भी ज़्यादा यूनिसेल्यूलर होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक ऑल यूनिसेल्यूलर, जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं सबके सब इसी के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि डायटम्स, ये हमें मैराइन में मिल जाएंगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स मैराइन में मिल जाएंगे, ठीक है। स्लाइम माउल्ट्स, प्रोटोजोअन्स, ये ग्रुप है। ये क्या है, एक ग्रुप है। जैसे हमने वहाँ पर दो ग्रुप देखे, एक देखा था, एक तो यू बैक्टीरिया देखा था, और उसके अलावा हमने आर्के बैक्टीरिया देखा था। वहाँ पर दो देखे थे, एक तो यू बैक्टीरिया, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्के बैक्टीरिया। यहाँ पर भी हमने दो देखे थे, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसी प्रकार वहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, वो क्या होते हैं, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम माउल्ट्स, प्रोटोजोआन्स और यूग्लेनोइड्स। तो यहाँ पर लिख रहे थे हम। इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप इंक्लूड डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम माउल्ट्स, प्रोटोजोआन्स। इसके बाद क्या है, यूग्लेनोइड्स। क्या है, यूग्लेनोइड्स। ये जो होते हैं कुछ ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के, इसके अंदर प्रोटिस्टा के। स्लाइम माउल्ट की बात करें तो सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लाइम माउल्ट्स क्या होते हैं, स्लाइम माउल्ट जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक का मतलब जो होता है, जो दूसरे से अपना खाना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, उसके ऊपर रहकर। ये क्या है, स्लाइम माउल्ट जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्रोटोजोआज होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोआज आर ग्रुप्ड एज, प्रोटोजोआ को हम ग्रुप कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एम्यूबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। एक होता है फ्लैजेलाइट्स प्रोटोजोआ, एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एक होता है स्पोरोजोआन्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम से। अब हमने यहाँ पर देखा था यूग्लेनाइड्स एक ग्रुप है। इसी तरीके से यूग्लेना जी हेटेरोट्रॉप भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया,
हाँ ये यूग्लिनाइट, इफ़ यू टॉक अबाउट यूग्लिनाइट्स जो होते हैं मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक। एक और यूग्लिनाइट्स की बात करें तो ये कनेक्टिव लिंक होते हैं एनिमल्स और कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। कनेक्टिंग लिंक मतलब प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक होते हैं। अब बात करते हैं हम फंजाई की। किसकी? फंजाई की। फंजाई जो होते हैं ग्रीन कलर के नहीं होते, इंक्लूड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैविंग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ लिख लेते हैं कि फंजाई जो होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी अपनी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फंजाई की। फंजाई जो होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉप, मतलब अभी मैंने आपको बताया सेप्रोट्रॉपिस कौन से होते हैं, जो किसी और मरे हुए से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, मोस्ट जो होते हैं ज़्यादातर जो क्या होते हैं सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल मशरूम हो गया, टोडस्टूल्स हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यीस्ट भी जो होता है वो फंजाई होता है। यीस्ट जो होता है वो फंजाई होता है, यूनिसेल्युलर होता है। सेक्सुअली जो होता है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बडिंग के द्वारा। इसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। कुछ फंगाई जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं जो डिजीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर यीस्ट होता है। यीस्ट जो होता है यीस्ट की बात करें तो यूनिसेल्युलर होता है, रिप्रोड्यूस बडिंग के द्वारा किया करता है। ठीक है, कुछ यीस्ट जो होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं। सम कॉजेज डिजीज़ प्लांट्स। एग्जाम्पल कुछ जो होते हैं डिजीज़ करते हैं, जैसे कि एस्पेरगिलस म्यूकर राइजोपस। एस्पेरगिलस म्यूकर देखिए, एस्पेरगिलस म्यूकर और राइजोपस। ये जो कुछ ऐसे यीस्ट होते हैं जो प्लांट्स को डिजीज़ करते हैं। एक्सेप्ट यीस्ट फंगाई आर, यीस्ट को छोड़ दो बाकी जितने फंगाई होते हैं वो फिलामेंटियस होते हैं। ईस्ट को छोड़ दो, एक्सेप्ट ईस्ट फंगाई जो होते हैं फिलामेंटियस होते हैं। फिलामेंटियस का मतलब इनके ऊपर धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, इसे हम हाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है,
राइजोपस को जो है हम ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड्स। एक सेकंड, हमने राइजोपस ऊपर लिखा था ना। राइजोपस इज़ अ फंजाई, राइजोपस इज़ अ फंजाई जिसको जो है ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं। ये फंजाई जिसे कहते हैं राइजोपस, स्पेलिंग गलती की है। इसे ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, ऐसी ही अगर मैं बात करूँ लिचेंस की, लिचेंस जो होते हैं वो एल्गे, अभी एल्गे हमने देखा पिछले वाले के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी एल्गे इंक्लूड किया गया था, वो मोनेरा के अंदर आता था, प्लस फंजाई। अगर हम इन दोनों को इंक्लूड करें तो लिचेंस बनता है। और लिचेंस से लिटमस भी बनाया जाता है। पता है आपको, जब हम ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते थे किसी भी एसिडी के किसी भी बेसिक चीज़ के लिए, तो उसमें लिटमस का इस्तेमाल किया जाता है उस पेपर के ऊपर, जो लिटमस हमें लिचेंस से मिलता है। और वो लिचेंस कहाँ से मिलता है? बैक्टीरिया और एल्गे और फंगी को मिला के। ऐसी कुछ लिचेंस जो होते हैं रूट के साथ मिलके रहते हैं। कुछ फंगस जो होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं वो एंटीबायोटिक का सोर्स होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। कुछ जो फंजाई होते हैं, कुछ फंजाई के द्वारा हम कुछ एंटीबायोटिक्स को ड्राइव करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गई है, जैसे कि पेनिसिलिन है। अब बात करते हैं इसके अलावा प्लांट और एनिमेलिया। एनिमेलिया प्लांट का मतलब होता है जितने भी प्लांट्स, सिर्फ मोनेरा छोड़ दो जिसके अंदर हम बैक्टीरिया आते हैं, एल्गी छोड़ दो, और इसके अलावा हमने प्रोटिस्टा, फंगई ये सब देखा, इन सबको छोड़ दो। इसके अलावा जितनी भी बचते हैं प्लांट्स के, वो सब प्लांटे में आते हैं, और एनिमल्स वाले एनिमेलिया में आते हैं। एनिमेलिया वाले में प्रोटोजोआस को छोड़ दो। अब बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनकल्चर का। बाइनोमियल नोमेनकल्चर का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज़ को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम के द्वारा जाना जाता है। सबसे पहले जैसे कि उसके आगे वाला जो होता है वो उसकी जीन्स बताता है, और उसके पीछे वाला उसकी स्पीशीज़ बताता है। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर है, ये जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो द बोटेनिस्ट जोसेफ डेल्टन हुकर इज क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। ऐसे बोटेनिस्ट जोसेफ डेल्टन हुकर इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट। ये वाला नहीं छोड़ो, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम्स हमें याद होने चाहिए। जैसे कि हमें अपन तो पता है ह्यूमंस का अगर हम देखें तो सबसे पहला जो होता है वो उसकी जीन्स बताता है। क्या बताता है? जीन्स। तो होमो इज़ आवर जीन्स एंड सेपियन इज़ आवर स्पीशीज़। सेपियन इज़ आवर स्पीशीज। इसके अलावा कैट की बात करें तो फेलिस, क्या फेलिस इस कैट की जीन्स की बात करता है, और डोमेस्टिका जो होती है उसकी स्पीशीज़ की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा डॉग की बात करूं तो डॉग कैनिस, वहाँ पर कैट जो थी फेलिस थी, डॉग जो है कैनिस है, वहाँ पर जो उसकी स्पीशीज़ थी डोमेस्टिका थी या फेमिलेरियस है। डॉग की स्पीशीज़ क्या है? फेमिलेरियस है, ठीक है। फ्रॉग की बात करूं तो होप्लो बैट्रिकस इसकी जीन्स है, होप्लो बैट्रिकस इसकी जीन्स है, और टिग्रीनस इसकी स्पीशीज़ है, टिग्रीनस इसकी स्पीशीज़ है। वही मस्टर्ड जो सरसों होता है उसकी ब्रेसिका स्पीशीज़ है, ब्रेसिका उसकी जीन्स है, और कैम्पेस्ट्रियस उसकी स्पीशीज़ है। वीट अभी रुकिए। काऊ की बात करें तो काऊ में बॉस जो है उसकी जीन्स है, और इंडिकस उसकी स्पीशीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं, बाकी को बाद में।
ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब जो है स्टडी ऑफ सेल स्टडी ऑफ सेल की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए ज़रा मेरे को। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं वो। एक सेकंड ज़रा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं सेल की। अगर सेल से जुड़ी हुई किसी भी बात की हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज साइटोलॉजी। क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से सेल के अलावा अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसे हम एपोलॉजी कहते हैं। एपोलॉजी या एपोलॉजी, एक सेकेंड, एपोलॉजी शायद से नहीं, एपोलॉजी कहते हैं, सॉरी, एपोलॉजी। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया से जुड़ी हुई किसी चीज़ की करते हैं तो हम एपोलॉजी कहते हैं। अगर हम सेल से जुड़ी हुई करते हैं तो दैट इज़ साइटोलॉजी। अगर हम वायरस से जुड़ी हुई स्टडी करते हैं तो उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की, ये वर्ड जो सेल है उसकी खोज करी थी। सबसे पहले उन्होंने ही ये वर्ड दिया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्या कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो ये वर्ड था ना, वर्ड सेल, इसको कॉइन करा था। कॉइन मतलब यूज़ करा था, बताया था सबसे पहले उन्होंने। अभी मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कह लो तो उसे माइको प्लाज्मा कहते हैं, माइको प्लाज्मा कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल किसकी है? वो न्यूरॉन की सबसे लंबी, जो हमारे दिमाग में होती है, कुछ इस तरीके से होती है। हमारा उसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर उसके कुछ पार्ट होते हैं और यहाँ पर वो कनेक्ट कर रही होती है, जैसे डेंड्राइट से अपने, तो ये आगे वाली किसी और दूसरे डेंड्राइट से कनेक्ट करेगा, ऐसे करके। ठीक है, और उसका अगला हो जाएगा, कुछ इस तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे बड़ा दुनिया की सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, क्योंकि एग मदर का एग क्या होता है? मदर का एग जो होता है वो अभी वो एक है, सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल है। अब वो बाहर स्पर्म आके उसमें मिलेगा तभी तो जाके वो फर्टिलाइज होगा। अब इन केस ऑफ ऑस्ट्रिच वो गर्म होता है तो वो फर्टिलाइज होता है, बट यहाँ पर जो है अभी वो सिंगल सेल का है, तो सिंगल सेल सबसे बड़ी किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की होती है। ठीक है, तो मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी के बारे में वैसे क्या है? सेल के बारे में बेसिक की जितनी भी आज के टाइम पे सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, और सेल जो होती है अपने आप को डिवाइड करके आगे इस तरीके से वो बढ़ती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से बने हुए होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक बात है। सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल जो होता है दो तरीके की सेल्स होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने क्या क्या पढ़ा। अभी हम अगले चैप्टर पे आ गए, चैप्टर नंबर 4, सेल्स। सेल्स पे आ गए। अब हम सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसके बाद हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा। सेल वर्ड कॉइन करा उन्होंने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा?
सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी बता लिया हमने, ठीक है। सबसे छोटा सेल ऑस्ट्रिच ये सब तो हमने देख लिया। इसके बाद हम जो देखेंगे वो दैट इज़ क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं पुराने वाले होते हैं सेल, पुराने का मतलब है जो बहुत पहले, जो बहुत पहले थे, जब इंसान में थे कोई, मतलब उससे पहले के थे और आज भी हैं। बैक्टीरिया सबसे बड़ा एग्जांपल, और ये न्यू वाले होते हैं। न्यू मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल पहले 10 साल पहले, मतलब ये भी 10-50 हज़ार साल हो गए, बट एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक उससे अभी नए हैं, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट दिखेंगे, अलग अलग हिस्से होते हैं स्पेशलाइज अलग अलग काम करने के लिए, तो इसको कह सकते हैं इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। वो बोलूँ इसके अंदर नहीं होती है, या ऐसे करूँ, ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक की बात करूँ तो भाई इसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एक सेकंड काम करो, इसके बेसिस लिख लेते हैं। इसके बेसिस हो गए, ठीक है, कि क्या था, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। ये इसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करें, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ फैला हुआ होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। यहाँ ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, इसमें ऑर्गेनल मेम्ब्रेन होती है। इसका साइज़ जो होता है स्मॉल होता है, इसका साइज़ जो होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक लार्ज होता है, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ तो सिंपल होता है, ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इसके प्रोकैरियोटिक के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बस इसी तरीके से यहाँ पर एक बार देख भी लेते हैं। प्रोकैरियोटिक पुराने वाले होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है मटेरियल बाहर की तरफ घूम रहा होता है साइटोप्लाज्म वाले रीजन के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल बाहर की तरफ घूम रहा होता है, थोड़ा इस तरीके से होता है। जैसे अगर मान लो ये सेल है, तो अगर तुम देखोगे उसके बाकियों के अंदर देखोगे तो ऐसे होता है, बट अगर तुम यूकैरियोटिक को देखोगे तो यूकैरियोटिक कुछ इस प्रकार से होता है। यूकैरियोटिक को देखोगे कुछ इस प्रकार से होता है, ये वाला यूकैरियोटिक। पर वहीं अगर तुम इसका प्रोकैरियोटिक का देखोगे तो ये सेल हो गया। जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा ऐसे इधर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे भटका हुआ होता है बेचारा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया पुराने वाले जितने भी होते हैं सब के सब जो होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज़ 0। बैक्टीरियल सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और ये मैंने आपको बताया सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्म के अलावा बाकी सभी के पास अपनी सेल वॉल होती है। अब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो मैंने आपको बता दी यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, जो नए वाले होते हैं वो होते हैं।
इनके पास अपने ऑर्गेनल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होती है। बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमने माइकोप्लाज्म देखा, और सबसे बड़ा बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाब्यूलेरिया बिगेस्ट लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये वाला जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एसिटाब्यूलेरिया होता है, एसिटाब्यूलेरिया होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन किससे बना होता है, क्रोमेटिन डीएनए से बना होता है, और डीएनए रिस्टोसिन प्रोटीन से बना होता है। कि जैसे ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए कॉइल्ड अप हुआ होता है, कॉइल्ड मतलब ये इस हट नहीं थी, डीएनए से कॉइल्ड हुआ होता है अंदर प्रोटीन के सब्सटेंस के ऊपर, और ऐसे कॉइल्ड हो के पूरा क्रोमेटिन बना देता है। और यही क्रोमेटिन मिलके हमारा क्या बनाता है, एक इस तरीके से ऐसे गोल गोल करके एक्स क्रोमोसोम बनाता है, और गोल गोल करके ऐसे वाई क्रोमोसोम बनाया जाए। न्यूक्लियोलस जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ हमने साइन तो बता दिया। सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में बडिंग के द्वारा, फिशिंग के द्वारा होता है। यहाँ सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस मियोसिस के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लिख लेते हैं। इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वाया, यहाँ पर जो होता है बडिंग हो गया, फिजन हो गया, इस तरीके से। यहाँ पर जो होता है किसके द्वारा, मिटियोसिस और मायोसिस, स्पेलिंग मिटियोसिस मायोसिस। हाँ, मिटियोसिस और मायोसिस के द्वारा होता है, ये हमने देख लिया। हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल ज़्यादातर हमें जो होते हैं प्लांट्स के ऊपर ही देखने के लिए मिलता है। ये रिजिड होती है सेल वॉल, ठीक है। रिजिड होगी तो एक बेसिक सी बात बताओ, इसका रिजिड होने का मतलब क्या है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी सेल को, पूरे प्लांट को, ठीक है। सेल वॉल जो होती है रिजिड है, ठोस है, तो नॉन लिविंग होती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, मतलब उसमें जान नहीं होती है, रिजिड होती है। सेल वॉल की बात करूँ तो क्या होती है, रिजिड होती है, साथ में ही नॉन लिविंग होती है, ठीक है। और किससे बनी होती है, मेड ऑफ सेल्यूलोज और चिटिन, ठीक है, इससे बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल्स। टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे कि क्या क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फिर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में भी जानते चलेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या कर रहे हैं,
स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो होता है क्या आता है, सेल वॉल आता है। क्या आता है, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है किसके अंदर देखने के लिए मिलता है हमें, प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है। सेल वॉल जो होते हैं रिजिड होते हैं और परमिएबल होते हैं। क्या होता है, फ्री परमिएबल। फ्री परमिएबल सेल वॉल जो होते हैं फ्री परमिएबल होते हैं, मतलब सब चीज़ अपने अंदर आर पार अंदर बाहर जाने देंगे। फ्री परमिएबल होता सेल्यूलोज और चिटेन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक हमने ये देख लिया। और बैक्टीरिया सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडो, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, ये हमें एनिमल सेल के ऊपर देखने के लिए मिलती है। इन प्लांट सेल इट इज़ फाउंड विद इन सेल वॉल, विद इन सेल वॉल। एक सेकंड दीजिए ज़रा। ठीक है, अभी हमने देखा सेल वॉल, देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कह लो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। सेल मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। एनिमल्स में होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, विद इन सेल वॉल के अंदर। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए थी। ठीक है, वैसे एक सेकंड रुको। इलास्टिक होती है सेल मेम्ब्रेन, लिविंग होती है, डबल लेयर होती है। सेल वॉल तो नॉन लिविंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिविंग होती है, परमिएबल होती है। सबसे मेन बात डबल लेयर होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर कह लो। और ये डबल लेयर किससे बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड होती है। डबल लेयर जो होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट और लिपिड से बनी हुई होती है। लिपिड और फॉस्फोलिपिड, जैसे मैंने बता दिया आपको। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या, कुछ चीज़ें इसके अंदर से होके निकल सकती हैं बड़ी आराम से। नहीं, कुछ चीज़ें अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है, घुसना है, तो थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव पैसेज। इसे देखने में मैंने बता रखी है ये चीज़, क्या आई थिंक सो नहीं, या बता रखी है कि नहीं बता रखी है। एक्टिव पैसेज कह लो, मैं ही बता दूँ। एक्टिव पैसेज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक होती है क्या है कि थोड़ी जान लगानी पड़ती है। एक होती है बिना जान के अंदर जा सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं उसके अंदर। एक को तो जाने ही नहीं देती है, तो वो तो नॉन परमिएबल हो गया।
इसके बाद बात करें सेल मेम्ब्रेन के बाद जो होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो तीसरा हिस्सा होता है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये दो चीज़ को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये हमने देख लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं हम। डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है, इनर लेयर जो होती है वो कॉइल्ड होती है, सिस्टीन करके कुछ कहते हैं, इसे मैं चेक कर लूँगा, सिस्टीन कहते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ें भरी होती है लिक्विड टाइप से भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक्स्ट्रा खुद का डीएनए होता है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और ये एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसकी शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल राउंड शेप हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं, डबल लेयर्ड होती है ये, ठीक है। हाँ, क्रिस्टे उसे क्या होता है, सॉरी मैंने गलती किया, क्रिस्टे, सिस्टीन नहीं क्रिस्टे। क्रिस्टे बोलते हैं। और उसके अंदर जो लिक्विड जो होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, एंजाइम की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है। इसके पास अपना डीएनए होता है, हमने देख लिया। इसके बाद है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का काम कुछ नहीं होता है, गोल्गी अपैरेटस का काम होता है जो भी प्रोटीन होता है पैकेज करना है, सिंथेसाइज करना है, उसके बाद खत्म। बनाया कोई चीज़ है उसे पैकेज करा और भेज दिया उसको कहीं और। ऑफ ट्यूब वेसल्स एंड स्टोरेज देखा, स्टोरेज प्रोसेस और पैकेज करने का काम है मटेरियल्स को। कभी कभी ये सेल वॉल को भी सिंथेसाइज करने में मदद करता है। जहाँ ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि गोल्गी अपैरेटस जो होता है वैसे किसी भी सामान को पैकेज करता है, सिंथेसाइज करता है, भेज देता है। साथ साथ ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स इसको भी सिंथेसाइज करने में मदद करता है। ये लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। क्या था? गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज में ज़्यादा तगड़ा काम नहीं है इसका। इसका काम क्या है? चीज़ों को पैकेज करना, सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज क्या होता है क्या? हाँ, सिंथेसिस और क्या सिंथेसिस करता है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया और लाइसोसोम्स। इसके बाद बात करते हैं इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल शुगर विच कंबाइंस विद प्रोटीन मेड बाय द लाइसोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। छोड़ दीजिए कोई। इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये क्या होता है? मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। बस ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम करता है, ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर हमें राइबोसोम देखने के लिए मिल जाता है। उस राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। और ऐसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करें तो उसका काम होता है लिपिड्स फॉर्म करने का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना।
राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं स्मॉल ग्रेन्यूल, मतलब एक अनाज के दाने कुछ इस तरीके से होते हैं। इसका काम होता है राइबोसोम्स का बस प्रोटीन सिंथेसाइज करना आरएनए की हेल्प से। ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, रहता है, ये बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए। राइबोसोम्स किससे बना हुआ होता है, वो आरएनए से। ठीक है, ये इसका कर लेते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ आरएनए। आरएनए से भी बना हुआ होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, इम्पोर्टेंट यही चीज़ सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है इसकी, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक्टिक। एक सेकंड, सबसे मेन चीज़ ऐसे हो जाए, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है हाइड्रोलिक्टिक, हाइड्रोलिक्टिक हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, चीज़ों को, सेल के अंदर के वेस्ट को, चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इसको, हर चीज़ नहीं लिखना हमें। नॉट फाउंड, ये आरबीसी इसके अंदर नहीं मिलते बस। हाँ, तो मैं आरबीसी इसके अंदर हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद बात करें, ये प्लांट सेल के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं हमें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट सेल के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्पफुल होता है। इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन द सेल डिवीजन। अच्छा सॉरी, वो दूसरा है ना। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ मिलता है, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। सेंट्रोसोम की बात करूँ तो सिर्फ कहाँ मिलता है, एनिमल सेल। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अंदर। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट के अंदर ही मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन। ठीक है, तो छोड़ो, ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट से मिलते हैं। 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जिगोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग कलर के कलर प्रोवाइड करता है। जिगोप्लास्ट कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है। स्टोर, इस शुगर इन सब चीज़ को स्टोर करने में हेल्पफुल रहता है। अभी हम क्या कर रहे थे, प्लास्टिक्स की बात कर रहे थे हम 9वें में।
ब्लास्टिस जो होते हैं हमें किस में देखने के लिए मिलते हैं, हम सिर्फ प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल को, ये कलरलेस होता है, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है, ये बल्कि शुगर इन सबको स्टोर करने में हेल्प करता है। एक सेकेंड, हाँ ये वाला ऐसा छोड़ दीजिए। ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है वेरियस क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट के अंदर लाइकोपीन होता है, कैरोटीन होता है, बेटानिन होता है। ये तीनों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। लाइकोपीन, लाइकोपीन होता है, कैरोटीन होता है। लाइकोपीन की स्पेलिंग सही लिखिए, लाइकोपीन होता है, कैरोटीन होता है। लाइकोपीन का काम होता है रेड कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। कैरोटीन का काम होता है येलो और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करना, येलो एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करना। इसके बाद होता है बेटानिन, बेटानिन पर्पल कलर, शुगर बीट रूट फाउंड इन ल्यूकोप्लास्ट में होता है कलरलेस होता है। इट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन्स, स्टार्च, ग्रेन्यूल्स, इस तरीके से फूड को स्टोर करके रखता है ल्यूकोप्लास्ट। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल खाली जगह होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, डेड ऑर्गेनल्स होता है, मतलब कोई काम नहीं होता, बस इस चीज़ों को फूड को इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लांट को रिजिडिटी और ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस की बात करें, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है प्लांट के अंदर जो होता है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर, जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है। वहीं प्लांट सेल की बात की जाए, अगर मान लीजिए प्लांट सेल तो उसके साइड में पेरीफेरी में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड क्या होता है? इट इज़ बाउंडेड बाय द डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें न्यूक्लियोलस मिल जाता है, क्रोमेटिन मिल जाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोटीन रिच होता है और आरएनए होती है। ध्यान दीजिए दोबारा, जैसे हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस मिल जाता है और इसके अलावा क्रोमेटिन मिलता है। इसके अलावा क्रोमेटिन क्या होता है? जो डीएनए मटेरियल्स के अंदर होता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, ये हमारा क्रोमेटिन डीएनए मटेरियल। न्यूक्लियोलस जो होता है हमारा, वो उसके अंदर जो होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है और आरएनए से भरा होता है। और ये चीज़ तो हमने देख लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने अभी आपको बता दिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल की डिफरेंस की अगर बात करें तो प्लांट सेल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है। एनिमल सेल का थोड़ा कम होता है। सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती है। प्लास्टिड्स मैंने अभी बताया आपको, जो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बताया। क्रोमोप्लास्ट के अंदर 3 होता है, कैरोटीन होता है और ल्यूपिनिन होता है, ऐसे करके 3 होते हैं। इसके अंदर कोई एनिमल के अंदर कोई प्लास्टिड्स नहीं होती। सेंट्रोजोम मैंने बताया, सेंट्रोजोम क्या होता है? जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, वो एनिमल के अंदर होता है, प्लांट में नहीं होता है। इसका वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि इसको ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है, इसका साइज़ कम होता है। सेल बिकम टर्जिड, मतलब
फूल जाती है, जब इसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस क्या होता है, जब सेल के बाहर से कोई लिक्विड है वो अंदर की तरफ जाता है तो सेल फूलने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा जगह वो लिक्विड घेर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होती है स्वॉलो हो जाती है, टर्जिट हो जाती है। हमने देख लिया। अभी मैंने आपको बताया कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, यहाँ क्रोमोटीन होता है, यही क्रोमोटीन जो होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, यही क्रोमोटीन जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो है थ्रेड धागे की तरह होते हैं, ऐसे इस तरीके से, जैसे एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, और यही इसी क्रोमोसोम पे जो होता है ये क्या होता है, जेनेटिक हमारा डीएनए होता है, थ्रेड लाइक होता है। जो क्रोमोसोम्स का होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोटीन होता है, और वही क्रोमोटीन मैंने आपको बताया, वही क्रोमोटीन ऐसे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। जब दो सेल, ये एक सेल है, जब ये दो में डिवाइड करती है, जिस टाइम पर डिवाइड कर रही होती है ना, उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं। ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटाइड्स जॉइंड टुगेदर एट अ पॉइंट। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से मिला, ये बन गया एक्स क्रोमोसोम। ये 2 क्रोमोसोम थे, ये दोनों आपस में मिले, जिस जगह पर मिलते हैं ना, जिस जगह पर आपस में आकर मिलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, ये सीख दीजिए। हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ध्यान दीजिए दोबारा कि जब वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है हमारा और ये दूसरा क्रोमोसोम से, जिस जगह पे दोनों मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। फिर यही क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर हमारा जीन्स होता है। ठीक है, आरएनए की बात करूँ तो आरएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड रेट्रोवायरस। एक सेकंड, इन सम वायरसेस की बात करें, वही मैं कहूँ, सम वायरसेस। जैसे वायरसेस तो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, पर चाहिए तो इन्हें भी होस्ट के अंदर जाके ही अपना डीएनए फैलाते हैं और तब जाके ये जी पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। तो ऐसे वायरस को क्या करना पड़ता है, पहले अपने आरएनए को ना किसी होस्ट सेल में घुसाएंगे, फिर उसी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हमारी सेल क्या करती है, हमारी सेल डीएनए को आरएनए में करती है, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और फिर ये आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स के पास जाता है, और फिर वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, किसके राइबोसोम के पास जाएगा, और फिर वो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। बट ये हमारी सेल की बात है। कुछ वायरसेस जिनमें डीएनए है, वो क्या करेगा, अगर कुछ वायरस जिनके पास डीएनए है वो हमारी सेल के अंदर घुसेगा, हमारे डीएनए से आरएनए हो रहा है, आरएनए से वो बन रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना डीएनए हमारे वाले नॉर्मल डीएनए से चिपका देगा। अब हमारा डीएनए तो आरएनए बना रहा है साथ साथ, अब उसका डीएनए इसके अंदर घुस गया तो उसका भी आरएनए बन रहा है, और उसका भी राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बना रहा है। पर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डीएनए नहीं है, तो वो हमारी सेल के अंदर घुसेगा, किसी होस्ट सेल के अंदर घुसेगा, पहले वहाँ से वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करेगा। देखो वैसे डीएनए से तो आरएनए जब बन रहा है तो ट्रांसलेशन कहते हैं, पर यहाँ पर तो रिवर्स हो रहा है ना, यहाँ पर तो रिवर्स हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसलेशन। तो रिवर्स ट्रांसलेशन, इसी वजह से इसे क्या बोले, रेट्रो। तो पहले रिवर्स आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, और फिर इस तरीके से वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। इस तरीके के प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या फिर रेट्रोवायरस कहते हैं। इस तरीके के वायरस जो एक आरएनए से डीएनए करते हैं, डीएनए से आरएनए करते हैं। अभी हमने देखा यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या ये सारे के सारे
23 पेयर जो होते हैं वो पूरे पेयर जो होते हैं वो अपने बच्चे में भेजते हैं नहीं, आधा भेजते हैं, आधा फादर भेजता है, आधा मदर भेजते हैं। अब क्या सारे के सारे भेजते हैं, सारे के सारे जाते हैं? नहीं, जो डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं ना वो नहीं जाएंगे, जो सिंगल होते हैं ना, सिंगल ऐसे वो ही जा पाते हैं। अब वो कौन से जाएंगे, ध्यान दीजिए, जो 23 पेयर में से सिर्फ एक पेयर होता है, सिर्फ एक पेयर जो होता है वो भेजा जाता है। तो 22 ऐसे पेयर जो नहीं भेजे जाते हैं उन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। जो एक भेजा जाता है ना उसी क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं जो आगे बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक इन सब चीज़ में डिसाइड करता है। जैसे कि मदर में जो होता है वो कौन से क्रोमोसोम्स के अंदर आता है, वो ओवम के थ्रू आता है वो क्रोमोसोम्स, और फादर के स्पर्म के थ्रू। तो दो तरीके के सेल्स होते हैं, डेप्लॉइड के अंदर 2n की फॉर्म में होता है, 2n की फॉर्म में मतलब डबल, और वहाँ पर सिर्फ सिंगल होता है n की फॉर्म में हैप्लॉइड। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं तो 23 पेयर्स हो गए, ठीक है। डॉग की बात करें तो 78 हो गए, तो आधे करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, आधे करिए। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल, इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन द कोडेड। एक सेकंड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जो हमारे जैसे हमारे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नाइट्रोजनस बेस या केमिकल की फॉर्म में होती है, तो उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जैसे अगर हम मैं अपने डीएनए की बात करूं तो डीएनए जो होता है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस डाईऑक्सी प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ये मिलके बनाते हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा जो डीएनए जो होता है माइक्रो मॉलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है, मैंने तीनों बताया, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, डाईऑक्सी शुगर या राइबोज शुगर, कुछ भी कह लो, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। एक होता है डाईऑक्सी राइबोज शुगर या राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस होता है। अगर इन दोनों को मिला दूँ ना, डाईऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दूँ तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। प्लस अगर मैं फॉस्फेट भी ऐड कर दूँ तो ये तीनों को मिला के इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं जेनेटिक एसिड होता है इसका। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, जो इस तरीके से बेस जो जुड़े हुए होते हैं वो 4 होते हैं, 4 तरीके की फॉर्म में होता है। वन इज एडिनाइन, सेकेंड इज थाइमाइन, थर्ड इज साइटोसिन, और चौथा है गुआनिन, ठीक है, इस तरीके से होता है, गुआनिन होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मैंने तुम्हें बताया 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये देख लिया हमने, 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो ये नाइट्रोजनस बेस हैं जो 4 बताइए, आपस में कुछ ऐसे नहीं कोई किसी से मिल जाएगा, ध्यान रखना। जो एडिनाइन होता है वो हमेशा थाइमाइन से मिलता है, किससे मिलता है, थाइमाइन से मिलता है, किससे मिलता है, थाइमाइन से मिलता है। और साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन से मिलता है, इसी तरीके से मिलेगा, वरना कहीं और किसी और रूप से नहीं मिलता। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि वीक होता है, मतलब इनके अंदर जो कनेक्शन है तो आपस में जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, बट इनफ होता है एक दूसरे को होल्ड करके रखने के लिए। डीएनए से ही आरएनए बनता है, मैंने बता दिया आपको।
जीन्स की बात करें तो जीन्स क्या होता है, जैसे ये जो हमारे जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कोडेड थी, अगर इसके 3 के पेयर को लेते हैं तो ये एक जीन बनता है। ये 3 एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, ये एक एग्जांपल लिया है। अगर 3 के एक पेयर को, मतलब 3 के पेयर नहीं, इसी इन्फॉर्मेशन को जो होता है जीन कहा जाता है, इसी के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। 3 के पेयर को वो कहते हैं अमीनो एसिड बनाने का प्रोटीन होता है वो। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब जो हमारे सीक्वेंस की बेस इंफॉर्मेशन के सीक्वेंस थी उसमें कोई बदलाव आ जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे ये मेरा यहाँ पर मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बेस सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन थी, अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए वाला सेगमेंट हम कल कर सकते, अगली वीडियो के अंदर